हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, ये है आपका बिहार 7th फेज 2023 जो आपकी बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम होने वाली है उसी की तैयारी यहाँ पर पूरी तैयारी आपको करवाई जा रही है 1 to 5 और आपका 9 10th की। जी हाँ, 1 to 5 और 9 10th में आपकी सामान्य अध्ययन की सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर। और यहाँ पर वन लाइनर सवाल हम लेकर के आए हैं आज यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको 150 से ज़्यादा सवाल देखेंगे जो आपको एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना रहेगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सवाल देखेंगे, भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे, पर्यावरण से देखेंगे, आपका कुछ विविध प्रश्न देखेंगे, सामान्य विज्ञान के भी सवाल देखेंगे, अर्थव्यवस्था के भी देखेंगे, पॉलिटी के सवाल देखेंगे। सभी को आपको यहाँ पर कलेक्ट किया गया है ताकि आपको सारी तैयारी आपकी यहाँ पर होती रहे, ठीक है। और आपकी 1 से 2 दिन में आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, मैथ वाली और रीजनिंग वाली, ठीक है। तो उसकी भी क्लास आपको मिलते रहेगी फिर निरंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो क्लास है आपका, ये 10वां नंबर क्लास है आपका सामान्य अध्ययन का। पीछे वाला अगर क्लास आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, बिहार 7th फेज प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है टेस्ट सीरीज करके, वहाँ पर आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ अगर नोट्स चाहिए आपको तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पूरी तैयारी होगी, है ना। वहाँ पर ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। ये है आपका बिहार 7th फेज सुपर टेट, डेली लाइव क्लास आपको मिलेगी। हर एक सब्जेक्ट की आपका नोट्स और एमसीक्यू दिए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज भी आपको दिए जाएंगे। तो ये आपको मिलेगा दोस्तों। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर और अभी ये कुछ दिन का ऑफ़र है तो आप इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। मात्र 499 इसमें अभी चार्ज है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है फिर आपका ये फिर बढ़ जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप इसमें जुड़ जाइए। और कोई मंथली चार्ज आपका नहीं है ना, मात्र एक ही बार आपको फ़ी पे करना है 499। उसके बाद आपको अगस्त में बोला गया एग्ज़ाम होगा तो अगस्त तक आपकी चलेगी आराम से, अगस्त से सितंबर तक, है ना। सारी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। ये है आपका फ़ोन नंबर पे, गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर, आप कुछ भी कर सकते हैं इस नंबर पर, है ना। और जो भी पे करेंगे दोस्तों तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले करके आप हमारे व्हाट्सएप यानी कि इसी नंबर पर आप हमें भेज दीजिएगा। वहाँ मैं आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। पीछे जितनी क्लास हुई है सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसका आपको पर्सनली मिल जाएगा और आप इसको अपने गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं ताकि वो फिर कभी डिलीट ना हो, है ना। आराम से आप उसको तैयारी कीजिए, कहीं भी आने जाने की आवश्यकता नहीं है ना। तो ये है आपका नंबर 7857824310। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी लोग आ गए हैं और जिन लोगों को एडमिशन हो चुका था उन लोगों को सभी पीडीएफ दे दिया गया है, तो आप भी जुड़ जाइए, इसमें आपको भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के पहला सवाल आपका, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से हम लोग शुरू करते हैं और हर एक टॉपिक से आपको यहाँ पर सवाल हम देखेंगे। तो पहला सवाल आपका कह रहा है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। जी हाँ, तो इसकी जो मृत्यु हुई थी बाबर की, वो आपकी आगरा में हुई थी। चलिए मैं जल्दी से आप लोग को करते चलूँगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान से आप सुनते चलिएगा। 1-2 बार इसको पूरा देख लीजिएगा ना, फिर देखिए आपको पूरा याद हो जाएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो हम्पी में है, और हम्पी कहाँ है दोस्तों, तो ये कर्नाटक में आपको स्थित है आपका, ठीक है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। नेक्स्ट है आपका कि कलकत्ता में डेविड हरे तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय। जी हाँ, राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, कलकत्ता में दोस्तों डेविड हरे तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करते हुए हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। सिंपल पूछा जाएगा कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की है, तो राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने ही सती प्रथा का भी अंत किया था 1829 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि शेख मोइनुद्दीन, है ना, शेख मोइनुद्दीन बख्तियार काकी तथा फरीद उद दीन गंज ए सकर कौन थे दोस्तों। तो ये प्रसिद्ध चिश्ती संत थे आपका, है ना। ये सभी कौन व्यक्ति हैं, तो ये प्रसिद्ध चिश्ती संत हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना। इनका चिश्ती भी लिखा जाता है, बख्तियार काकी या फिर फरीद उद दीन हो गया, गंज ए सकर, है ना। ये सभी क्या थे, तो प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। अगला है कि किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी। तो हड़प्पा के उत्खनन से आपकी तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी, है ना। हड़प्पा सभ्यता, इसी को सिंधु घाटी भी सभ्यता
कहा जाता है। और ये कैसी सभ्यता थी आपकी, तो नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है कि कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है दोस्तों, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन मानी जाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों, ये तीनों चीज़ जो हुआ था ये बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए बैसाख पूर्णिमा जो है ना, ये बौद्ध धर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन माना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, है ना। और इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आपको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी कहाँ, तो ये उत्तर प्रदेश। और ज्ञान की प्राप्ति आपकी बोध गया में हुई थी, है ना। कुशीनगर में आपका इनको मृत्यु हुआ था, यानी निर्वाण हुआ था। और सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। और ज्ञान की प्राप्ति आपका बोध गया में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी। जी हाँ, तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये कौटिल्य की पुस्तक है। और ये किस भाषा में पूछा गया है, तो ये भाषा था आपका संस्कृत में किया गया है ना। और ये चीज़ और पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र जो है ये किससे संबंधित था, तो ये राजनीतिक से आपका संबंधित था। अगला है कि मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था। तो मंगोल दोस्तों सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो इल्तुतमिश के शासन काल में किया था, याद रखना है, इल्तुतमिश, है ना, इल्तुतमिश के शासन काल में। अगला है कि ममल्लपुरम, है ना, जी हाँ, ममल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था दोस्तों, तो पल्लव शासकों ने करवाया था ममल्लपुरम रथ स्मारकों का निर्माण। अगला है कि मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था, तो वीणा का। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब था दोस्तों ये वीणा बजाता था आपका, याद रखना है, वीणा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में निष्क किस अंग में पहनने का एक गहना था। जी हाँ, तो ऋग्वेद, हाँ ना, ऋग्वेद में जो एक निष्क पहना जाता था वो गले में पहनने वाला एक, मतलब कि कुछ होता था जिसको गले में पहनते थे, उसको निष्क कहा जाता था ना। चलिए, तो अब जो अगला हम लोग देखने वाले हैं वो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से देखेंगे, है ना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था, यानी स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था, उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको अब देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि कौन सा राज्य, पहला प्रश्न है कि कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था। जी हाँ, वो कौन सा राज्य है जो दुधारू गाय कहलाता था दोस्तों, तो वो था आपका अवध, याद रखिएगा। दांडी तथा महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी गुजरात के किस जनपद से। जी हाँ, तो ये नवसारी जनपद से ये दोस्तों गुजरात से यात्रा समाप्त की थी, है ना। गुजरात 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी नवसारी जनपद में। अगला है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी दोस्तों, तो ब्रिटिश सरकार दोस्तों महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी कैसर ये हिंद की उपाधि दी थी, है ना, कैसर ये हिंद। और सर और नाइटहुड की उपाधि दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था गांधी जी ने दोस्तों, है ना, जैसे कि कैसर ये हिंद उपाधि दिया गया था गांधी जी को, सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और ये सभी लोग जो असहयोग आंदोलन हुआ था, है ना, तो इसी में इन्होंने क्या किया था, ये अपना त्यागपत्र कर दिए थे, है ना। तो असहयोग आंदोलन में वापस कर दिए थे गांधी जी। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर वापस किए थे वो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसके लिए वापस किए थे। अगला है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, याद रखिएगा, राष्ट्रपिता। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में तथा कब पारित किया दोस्तों, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव वर्धा अधिवेशन में 1942 में प्रस्ताव को पारित किया था आपका, है ना, 8 अगस्त 1942, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में, तो वर्धा अधिवेशन में। कब किया था, तो 1942 में। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम, जी हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1935 चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जी हाँ, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, याद रखना है, दादा भाई नौरोजी कहाँ किए थे, तो लंदन में किए थे। 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख कौन सदस्य थे, तो आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जी हाँ, 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य कौन थे, तो आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला है कि कैबिनेट मिशन प्लान, जी हाँ, तो कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था। और इसमें चुनाव दोस्तों किसका निर्माण करने के लिए हुआ था, तो संविधान सभा के निर्माण करने के लिए चुनाव हुआ था, याद रखिएगा। अगला है कि वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन में
कैक्सटन हॉल में दोस्तों डायर को गोली मारकर जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, है ना। वो क्रांतिकारी थे आपके उधम सिंह, जिन्होंने लंदन में जाकर के दोस्तों जनरल डायर को गोली मारा था। यही जनरल डायर था जो आपका 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका आदेश यही दिया था, नियत थे लोगों पर गोली चलाने के लिए, और यही वजह से इसके मन में बदले की भावना थी और इन्होंने लंदन में जाकर के दोस्तों गोली मारा था। अगला प्रश्न आपका है कि साउथ इंडिया इन 1857, जी हाँ, साउथ इंडिया इन 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक से प्रसिद्ध थीसिस किसने लिखी थी? तो V.D. दिवेकर ने लिखी थी दोस्तों। साउथ इंडिया इन 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक से प्रसिद्ध थीसिस किसने लिखी थी? V.D. दिवेकर ने। चलिए, तो ये रहा राष्ट्रीय आंदोलन के सवाल। अब जो आपके सवाल आ गए हैं वो आपके भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के सवाल है दोस्तों। तो पहला सवाल है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का कि संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जी हाँ, तो संसदीय सरकार में जो मंत्रिमंडल होता है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, याद रखना है। अगला है कि भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। जी हाँ, तो तदर्थ न्यायाधीश की जो व्यवस्था किया जाता है वो आपको सर्वोच्च न्यायालय यानी कि, और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद 124 में है, याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 124 में है। संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? तो 249 ये है राज्यसभा की शक्ति से, है ना, राज्यसभा की शक्तियों से संबंधित है आपका 249। नेक्स्ट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना, है ना, विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है। अगला है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता ने दिया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव। अगला है कि केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 275 में है, ठीक है। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान किसमें है? तो 275 में। अगले है दोस्तों जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता। जी हाँ, तो पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना की गई थी, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है और इसका अध्यक्ष जो थे वो बलवंत राय मेहता थे आपके, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस समिति ने, है ना, किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता, अभी आपको बता दिया गया। नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन ने पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर सुझाव दिया था? तो 3 स्तर पर, मैंने अभी आपको बता दिया। आगे है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो पंचायत समिति को इन्होंने मतलब कि मजबूत बनाने का सुझाव दिया था। और जो 3 स्तर था आपका, एक ग्राम पंचायत था, एक पंचायत समिति था, एक जिला परिषद था, तो ये तीनों स्तर आप याद रखिएगा। अगला सवाल है कि पंचायती राज 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत आते थे। जी हाँ, पंचायती राज जो बलवंत राय मेहता के द्वारा जो सुझाव दिया गया था ये 3 स्तरीय कौन कौन से थे? तो पहला सबसे छोटा था आपका ग्राम पंचायत, उसके बाद आपका पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर था, और एक है आपका जिला परिषद, है ना, जो जिला स्तर पर है, ठीक है। तो ये तीनों स्तर आप याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने। जी हाँ, देखिए, तो त्रिस्तरीय दिए थे बलवंत राय मेहता ने और 2 स्तरीय होने का जो सुझाव दिए थे वो अशोक मेहता समिति ने दिए थे। तो 2 स्तरीय वाला भी पूछा जाता है, सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 36 नंबर। 36 प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने दोस्तों क्या किया था कि पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को दोस्तों खुले तौर पर चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने का सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट पर हुआ? तो बलवंत राय मेहता, और इसी के अनुसार भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। आगे है कि अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरीय बताया था दोस्तों? तो अशोक मेहता समिति के द्वारा भारत में 2 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था लागू करने के लिए कहा गया था, लेकिन भारत में ये लागू नहीं हुआ, है ना। तो 2 स्तरीय इनका तो एक था आपका मंडलीय पंचायत और एक था आपका जिला परिषद, ठीक है ना। तो इनका 2 स्तरीय था आपका अशोक मेहता समिति वाला। अगला है दोस्तों कि 1977 में
पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किसने की? तो अशोक मेहता ने किए थे, है ना। 1877 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता अशोक मेहता ने किए थे। पंचायती राज संस्थाओं का निम्नतर स्तर कौन है? तो ग्राम सभा है, ये भी आपको बता दिया गया। अगला है कि पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर होता है आपका जिला परिषद और सबसे निम्न स्तर ग्राम सभा। अगला है कि पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? तो खंड विकास पदाधिकारी। जी हाँ, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है आपका खंड विकास पदाधिकारी। तो ये आप दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि जिला परिषद, है ना। अगला प्रश्न है कि जिला परिषद मुख्य कार्य क्या होता है? तो समन्वय दोस्तों स्थापित करना होता है ना। ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, है ना। समन्वय एवं पर्यवेक्षक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि स्थानीय संसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो स्थानीय संसद और विधायक दोस्तों किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं आपके जिला परिषद के, है ना। किसके होंगे? जिला परिषद। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो ये करता है निर्भर राज्य सरकार पर, ठीक है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है राज्य सरकार पर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका कि भारतीय जनसंघ की स्थापना। जी हाँ, तो भारतीय जनसंघ की स्थापना जो 1951 में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में आपका हुआ था ना। श्याम प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में 1951 में। नेक्स्ट है जो हम लोग सवाल देखने वाले हैं वो है आपके भारत एवं विश्व का भूगोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारे सवाल को। प्रश्न है कि विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों? तो वो है आपका हडसन की खाड़ी। जी हाँ, हडसन की जो खाड़ी है दोस्तों इसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो चलते हैं अगला सवाल कि हॉलैंड में समुद्र में मुक्त किए गए भूखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो हॉलैंड में समुद्र में मुक्त किए गए भूखंड को पोल्डर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? पोल्डर कहा जाता है इसको, तो याद रखना है पोल्डर। अगला है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो जिब्राल्टर जलसंधि को कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी याद रखिएगा। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जलसंधि को। नेक्स्ट है कि देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? तो देवप्रयाग में दो नदी है, अलकनंदा और भागीरथी, और यही दोनों नदी के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है? तो गंगा नदी का निर्माण होता है। देवप्रयाग में दोनों नदी मिलती है और वहीं से जब आगे बढ़ती है तो इसको कहा जाता है गंगा नदी। अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर। 51 कह रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों? तो भाखड़ा नांगल जो बांध है ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है ना। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। अगला है कि आइसोहेलाइन रेखाएं मानचित्र पर क्या प्रदर्शित करता है? तो आइसोहेलाइन दोस्तों महासागरों और सागरों की लवणीयता को प्रदर्शित करता है ना, कि महासागर और सागर में कितनी लवणता है इसको प्रदर्शित करता है आइसोहेलाइन रेखाएं। तो याद रखिएगा आइसोहेलाइन कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा देश तड़ित गर्जन, जी हाँ, कौन सा वो देश है जो आपका तड़ित गर्जन, है ना, तड़ित गर्जन कहलाता है? तो वो भूटान देश है आपका, ठीक है, वो है आपका भूटान, है ना, तड़ित गर्जन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि स्लेट किस प्रकार का चट्टान होता है? तो स्लेट किस प्रकार का चट्टान है दोस्तों? तो स्लेट है आपका रूपांतरित चट्टान, है ना। कैसी चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल कैसी होती है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल जो होती है वो अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है ना। अधिकतम होती है जब पृथ्वी जो है सूर्य के निकटतम होगी तो वहाँ पर चाल बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आप चीज़ ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर है होने के मुख्य समयों में अंतर कितना होता है? तो 1 डिग्री पार करने में लगता है दोस्तों आपका 4 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है, तो याद रखिएगा, है ना, 1 डिग्री 4 मिनट। अगला प्रश्न है जो आपका पर्यावरण और जैव विविधता से है, और पर्यावरण से भी आपके सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रश्न है आपका कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, तो कौन सी इफेक्ट करती है दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जलवाष्प, है ना। क्या हो जाएगा? जलवाष्प हो जाएगा आपका आंसर नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं कि मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, तो मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है ये है आपका जिनेवा में, ठीक है। कहाँ है दोस्तों? तो ये है आपका जिनेवा में। अगला है कि एग मार्क, जी हाँ, एग मार्क एक्ट जो लागू हुआ था ये कब लागू हुआ था? एग मार्क तो 1937 में लागू हुआ था आपका एग मार्क, याद रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व के वन्य जीव का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? तो विश्व के 5% भाग जो है भारत में पाया जाता है वन्य जीव का। नेक्स्ट है प्रश्न आपका कि भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? तो चंद्रपुर महाराष्ट्र का जो है शहर ये सबसे प्रदूषित नगर है, याद रखिएगा। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर चंद्रपुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट सवाल है कि औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान, जी हाँ, औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान जीवाश्मीय ईंधन के उपयोग करने से वायुमंडल में किस गैस की सांद्रता होती है? तो वो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सौर ऊर्जा का कितना भाग पृथ्वी तक पहुंचता है? तो सौर ऊर्जा का 46% भाग पृथ्वी तक आपका पहुंचता है। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ है? तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र जो है आपका जोधपुर में है, ठीक है। कहाँ है जी? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी का मुख्यालय जो है आपका जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से समुद्री, है ना, कौन से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादन होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका शैवाल, तल और भित्ति। कौन से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादन होता है? तो शैवाल, तल और भित्ति। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि शक्ति संरचना, पर्यावरण और आर्थिक असमानता के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? तो राजनीतिक परिस्थितिकी उसको कहा जाता है, ठीक है। शक्ति संरचना, पर्यावरण और आर्थिक असमानता के बीच के संबंध को राजनीतिक परिस्थितिकी कहा जाता है। चलिए तो अब हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से भी कुछ सवाल है, ये भी पर्यावरण से ही आपका संबंधित रहेगा आपका। तो पहला प्रश्न है कि रिपोर्ट में जिस क्रम में सूचना प्रेषित की जाती है वह कहलाता है रिपोर्टिंग प्रारूप। अगला प्रश्न है और जलवायु परिवर्तन एवं आपदा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि विलगको, स्लाइडो और डैम्परों की यांत्रिकी प्रणाली के ऊपर इमारत रखकर भूमि से इमारत को संप्रेषित शक्तियों को कम करने को कहा जाता है आधार विलगक प्रौद्योगिकी कहा जाता है ना, आधार विलगक प्रौद्योगिकी को कहा जाता है। अगला है कि देशी वनों या वन भूमि का अस्थायी विनाश जो कई कारणों से हो सकता है, क्या कहते हैं? तो इसको निर्वनीकरण कहा जाता है, ठीक है, निर्वनीकरण कहा जाता है। देशी वनों या वन भूमि का अस्थायी विनाश जो कई कारणों से हो सकता है, इसको निर्वनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है कि समुदाय, समाज या संगठन में उपलब्ध उन समस्त शक्तियों और संसाधनों का संयोजन जोखिम का स्तर या आपदा के प्रभाव को कम कर सकता है, उसको क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ग्राम स्तर पर वन संरक्षण और रक्षण में लोगों को शामिल करने के लिए स्थापित की गई जो समिति है उसको संयुक्त वन प्रबंधन समिति कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिससे उपग्रह बिंबावली के माध्यम से जोखिम पूर्व क्षेत्र का संबंध स्थान संबंधी विस्तृत विश्लेषण किया जाता है, उसे कहते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक प्रकार का प्रकाशित भ्रम जो भूमि के ऊपर गर्म वायु की परत में प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है उसको कहते हैं मरीचिका। नेक्स्ट है दोस्तों कि वह सीमा जिस तक किसी खास खतरे के प्रभाव द्वारा या उसके स्वरूप, निर्माण और खतरनाक भू क्षेत्र या आपदा संवेदनशील क्षेत्र की निकटता के कारण समुदाय, इमारत, सेवा, भौगोलिक क्षेत्र के क्षतिग्रस्त विघटित होने का स्वभाव हो उसको संवेदनशीलता कहते हैं, ठीक है। ये सवाल आप सभी का नहीं पूछा जाएगा, इसमें दे दिया गया, इसको आप हटा सकते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो लेह वाला जो क्षेत्र है ना, लेह लद्दाख का, वहाँ सबसे कम बारिश होती है, 10 सेंटीमीटर से भी यहाँ पर कम वर्षा होती है। अगला है कि वायुमंडलीय परतों में कौन सी परत रेडियो तरंगे को परिवर्तित करती है जो कि पृथ्वी से प्रसारित होकर फिर से पृथ्वी पर प्रेषित होती है, उसको कहते हैं आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल। चलिए तो अब हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से भी कुछ सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जिला स्तरीय प्राथमिक शैक्षिक कार्यक्रम को किसके द्वारा सहायता दी गई? तो विश्व बैंक के द्वारा इसमें सहायता दी गई थी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रथम व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1964 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम व्यापार एवं विकास सम्मेलन 1964 में। अगला है 79 नंबर कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस प्रकार का एक वार्षिक प्रकाशन है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का।
अगला है कि कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है दोस्तों, तो यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। नेक्स्ट है आपका 81 नंबर कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी कि OECD का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है आपको पेरिस, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का। अगला है इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन पारित करता है, तो महासभा दोस्तों इसका बजट पारित करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है, तो 24 अक्टूबर 1945 को। विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है, तो विश्व बैंक 5 संस्थाओं का आपका समूह है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स का मातृ संगठन दोस्तों विश्व बैंक है आपका, है ना। मातृ संगठन कौन है, तो विश्व बैंक है। वर्तमान में यूरोपीय समुदाय के कितने सदस्य हैं, तो यूरोपीय समुदाय में टोटल 28 सदस्य हैं, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। यूरो यानी कि मुद्रा, यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ है, तो 1 जनवरी 1999 से हुआ है यूरो मुद्रा का प्रचलन। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं सामान्य विज्ञान और तकनीकी के महत्वपूर्ण सवाल। तो पहला सवाल है सामान्य विज्ञान का कि किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोशिका का नाम दिया था दोस्तों, तो वो थे रॉबर्ट हुक साहब, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का नाम दिया था। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, तो वो है कोशिका भित्ति या फिर सेंट्रियोल। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा, तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे। अगला है दोस्तों कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है, तो कोशिका भित्ति है पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण। चूहों को मारने की दवा कौन सी है, तो जिंक फॉस्फेट जो है ये चूहों की मारने की दवा है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम होता है, याद रखिएगा प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम में। ध्वनि की प्रबलता मात्रक क्या है दोस्तों, तो इसको डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि को। रबर को कड़ा करने के लिए क्या मिलाते हैं उसमें, तो उसमें गंधक मिलाया जाता है रबर को कड़ा करने के लिए। पत्तियों को हरा रंग जो होता है दोस्तों ये क्लोरोप्लास्ट के वजह से होता है, पत्तियों में हरा रंग। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं कोशिका की आत्महत्या की थैली। कुछ सवाल यहाँ पर कृषि के भी दिए गए हैं, आप कृषि के भी सवाल देख सकते हैं कि परिरक्षक सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की कितनी मात्रा अचार में डाली जाती है, तो 100, है ना। ये आपका कृषि से सवाल है, इसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि खाद्य एवं न्यूट्रिशन बोर्ड की स्थापना आप ध्यान रखिएगा वर्ष 1973 में हुआ था। और इसमें अगला जो सवाल है जी हाँ, ये आपका ध्यान रखिएगा, फल संरक्षण के संदर्भ में डिहाइड्रेशन से क्या तात्पर्य है, तो धूप द्वारा खाद्य पदार्थों को सुखाना। आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है, तो ये मध्य फल भित्ति खाया जाता है आम वाला, याद रखिएगा। मार्मलेड तैयार किया जाता है नींबू प्रजाति के फलों से दोस्तों, मार्मलेड तैयार होते हैं। अगला सवाल चलते हैं आपका चलिए ये संचार से संबंधित है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं चलता हूँ कुछ खेल कूद से आप लोग को सवाल दिखा दूँ कि लिएंडर पेस जो थे दोस्तों ये किस खेल से है, तो टेनिस से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी किस में दिया जाता है, तो क्रिकेट में दिया जाता है, याद रखिएगा, है ना। डुरंड कप किस में दिया जाता है, तो डुरंड कप जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है ना। शीश महल ट्रॉफी जो है आपका क्रिकेट से है। आपका वॉलीबॉल जो है दोस्तों आपको किस देश में जन्म हुआ इसका, तो वॉलीबॉल का जन्म हुआ आपका कहाँ, तो अमेरिका में हुआ था वॉलीबॉल, ठीक है। शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से है ना। यूरोपीय कप फुटबॉल में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, यूरोपीय कप फुटबॉल में तो हेनरी डलाउने, है ना, हेनरी डलाउने ट्रॉफी दिया जाता है। भारत में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता था, तो भारत ने हॉकी का पहला जो जीता था 1928 में जीता था एम्स्टर्डम में। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन किस देश में हुआ, तो राष्ट्रमंडल का प्रथम हुआ था आपको कनाडा में दोस्तों, है ना, कनाडा में, याद रखिएगा। मोनिका सेलेस किस खेल से संबंधित है, तो मोनिका सेलेस आपको टेनिस से संबंधित है। कुछ सवाल आपको खेल वगैरह से भी पूछ लिए जाएंगे। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय जो थे वो अभिनव बिंद्रा थे, आप याद रखिएगा।
बीजिंग ओलंपिक जो हुआ था उसमें आपको ये जीते थे तीरंदाजी में। कुछ विविध के सवाल हैं, इसको भी देख लिया जाए कि स्विट्जरलैंड की पहली महिला यहूदी राष्ट्रपति कौन चुनी गई थी। तो स्विट्जरलैंड की पहली महिला यहूदी राष्ट्रपति रुथ ड्राइफस ये चुनी गई थी। अगला है कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था, और यह पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया था। तो गीतांजलि के लिए दिया गया था दोस्तों। साहित्य में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था आपको 1913 में। अगला प्रश्न है आपका कि टेलीविज़न रिसीवर के रिमोट कंट्रोल में किस तरह की विद्युत चुम्बकीय तरंगों को विकिरित होती है दोस्तों। तो ये अवरक्त विकिरण होता है ना, अवरक्त। याद रखिएगा। एस्ट्रो डी क्या है। तो जापान द्वारा प्रक्षेपित एक उपग्रह है एस्ट्रो डी, याद रखना है। ड्यूमा क्या है दोस्तों। तो रूस की संसद का निचला जो सदन है उसको कहते हैं ड्यूमा, और भारत के संसद के जो निचले सदन है उसको कहा जाता है लोकसभा, है ना। अगला प्रश्न है आपका कि स्फिग्मोमाइनोमीटर से क्या मापते हैं। तो रक्तदाब मापते हैं स्फिग्मोमाइनोमीटर से। प्रकाश वर्ष दोस्तों ये दूरी की इकाई है, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष दूरी की। प्रथम यास्मीन पुरस्कार दोस्तों किसे प्रदान किया गया था। तो प्रथम यास्मीन पुरस्कार दिया गया था आपको किसे, महाश्वेता देवी को, ठीक है। नेक्स्ट है कि MLPA यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट में किस बात का प्रावधान है। तो धन के अवैध लेन देन के लिए सजा का दोस्तों ये है आपका मनी लॉन्ड्रिंग बिल। अगला है कि मिताक्षरा का संबंध दोस्तों, है ना, मिताक्षरा का जो संबंध है वो हिंदू विधि से है मिताक्षरा। नेक्स्ट है कि कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो ललिता दिव्य मुक्तापीठ ने किया था दोस्तों कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का। नेक्स्ट है कि पन्ना लाल घोष का संबंध किससे है। तो ये बांसुरी वादक थे। लीलावती पुस्तक किस विषय से है। तो ये गणित से संबंधित है लीलावती पुस्तक। कौन सा मुगल सम्राट वीणा वादक थे दोस्तों। तो वो औरंगजेब थे, अभी आपको बताया गया था। कई बार पूछा गया औरंगजेब क्या बजाता था। तो बीना बजाता था, और ये मुगल सम्राट था। अगला है कि शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था। तो स्वामी श्रद्धानंद ने किया था शुद्धि आंदोलन। महाभारत का मूल नाम क्या है। तो जय संहिता इसका मूल नाम है, और फारसी अनुवाद इसका रजमनामा के नाम से हुआ था अकबर के शासनकाल में। भारत सरकार ने संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किए थे 1953 ईस्वी में, संगीत नाटक अकादमी। बिरजू महाराज किस नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक थे। तो वो कथक नृत्य के थे आपका ना। बिरजू महाराज किस नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक थे। तो कथक के थे आपका। योग सूत्र किसकी रचना है दोस्तों। तो पतंजलि की है आपका योग सूत्र। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्ली है। तो टोटल 24 तिल्ली है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में। विनोबा भावे, जी हाँ, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो पवनार आश्रम जो है आपका महाराष्ट्र में है। अगला है कि अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। तो सितार वादक का आविष्कार किए थे अमीर खुसरो जी। कुचिपुड़ी दोस्तों जो लोक नृत्य है ये कहाँ की है। तो आंध्र प्रदेश की है कुचिपुड़ी, है ना। अगला प्रश्न है कि MF हुसैन साहब ये एक चित्रकार थे, और ये चित्रकला के क्षेत्र में आपके प्रसिद्ध थे आपके MF हुसैन। अगला है कि अशोक अभिलेख पढ़ने का श्रेय किसको गया है। तो जो अशोक के अभिलेख थे इसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने आपको पढ़े थे। अगला है कि अपनी तेज गति के लिए विश्व प्रसिद्ध गिलेरा क्या है। तो इटली की 2 पहिया वाहन निर्माण कंपनी है आपको गिलेरा, ठीक है। अगला है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। तो बैंक नोट प्रेस है आपका देवास महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता गिरीश कर्नाड किस साहित्य के ख्याति प्राप्त नाटककार हैं। तो ये कन्नड़ साहित्य के ख्याति प्राप्त नाटककार हैं गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट है कि ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो खुशवंत सिंह है ट्रेन टू पाकिस्तान। अगला है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कालजयी ध्वनि बनाने वाले कौन थे। तो पंडित रविशंकर थे दोस्तों, है ना, पंडित रविशंकर। नेक्स्ट है आपका कि गुरु रामदास जी हवाई अड्डा कहाँ है। तो अमृतसर में है आपको गुरु रामदास जी हवाई अड्डा। तख्त केशवगढ़ साहिब कहाँ है। आनंदपुर साहिब में है आपका तख्त केशवगढ़। प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों किसकी रचना है। तो कवि प्रदीप की रचना है ऐ मेरे वतन के लोगों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति के प्रणेता लोक नायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, लोक नायक याद रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका कि मोटर कारों का उत्पादन करने वाली प्रसिद्ध कंपनी है आपका हुंडई। जी हाँ, हुंडई जो प्रसिद्ध कंपनी है ये किस देश की है दोस्तों? तो ये दक्षिण कोरिया की है आपका हुंडई, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है कि डॉक्टर रोनाल्ड दिराग किस दवा के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो वियाग्रा। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। जी हाँ, ये है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के नॉर्मन बोरलॉग। और भारतीय स्तर पर कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन थे। याद रखिएगा हरित क्रांति। और ये कहाँ के थे? तो यूएसए के थे। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत सबसे पहले इनको दिया गया था भारत रत्न। अगला है कि पुस्तक डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो जसवंत सिंह है डिफेंडिंग इंडिया के लेखक। भारतीय नौसेना के प्रथम सेनाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वाइस एडमिरल आर डी कटारी। वाइस एडमिरल आर डी कटारी प्रथम सेनाध्यक्ष थे, है ना, 1958 से 62 तक। प्रश्न है कि भारत में डाक जीवन बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1984 में शुरू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1947 को हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत ने अपना उपग्रह आर्यभट्ट के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के लिए बाद किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया था? तो भास्कर का सफल प्रक्षेपण किया था। आर्यभट्ट जो हमारा सबसे पहला उपग्रह था, है ना, इसके बाद भास्कर 1 ये हुआ था आपका 1979 को सोवियत कास्टोड्रोम से किया गया था। एवं भास्कर द्वितीय दोस्तों ये किया गया था प्रक्षेपण नवंबर 1981 में सोवियत कास्टोड्रोम से किया गया था। अगला है आपका कि एल सुब्रमण्यम एवं कुन्नक्री वैद्यनाथन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये आपके वायलिन से संबंधित है। तो बताइए ये क्लास आपको कैसा लगा? टोटल 170 सवाल हम लोग यहाँ पर 150 सवाल देख लिए, है ना, जहाँ पर आपको विविध से बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे, है ना। उसके अलावा आपका संचार वाला तो आपको नहीं पूछेगा, कृषि वाला भी देख लीजिएगा। और सामान्य विज्ञान वाले काफ़ी अच्छा सवाल थे, भारतीय अर्थव्यवस्था का हो गया। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन एवं आपदा ये भी आपका आ जाएगा पर्यावरण में ही, है ना, पर्यावरण के भी सवाल थे आपके। पर्यावरण के अलावा भारत एवं विश्व का भूगोल हो गया, जहाँ से सवाल आपको पूछा जाएगा, है ना। इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से हो गया आपका सवाल। पॉलिटी के अलावा दोस्तों आपका यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हो गया। और एक आध दो सवाल आपके भारतीय इतिहास यानी कि संस्कृति से भी होगा, यानी कि प्राचीन जो आपका इतिहास था उससे भी कुछ सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो ये रहा आज का क्लास, कैसा लगा, है ना। और यहाँ पर मैं ये क्लास शुरू किया हूँ ताकि अधिक से अधिक सवाल आप सभी लोग यहाँ से रिवीजन करते रहें। इसका PDF ग्रुप में मैं डाल दूँगा। और आपकी 9 बजे अभी क्लास चल रही है ज्योग्राफी वाली, तो आज ज्योग्राफी की अगला चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 5। तो सभी लोग 9 बजे से क्लास ज़रूर जोड़ना है। ये सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिलते रहेगा हमारे ग्रुप में, है ना। तो ये आपका मात्र अभी 499 इसमें चार्ज है दोस्तों, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। ये नंबर है 7857824310। कोई मंथली आपको पे नहीं करना पड़ेगा, बस एक ही बार आपको चार्ज लगेगा। उसके बाद आपको पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी, कहीं भी आने जाने की आवश्यकता नहीं है। 1 to 5 की आपकी पूरी तैयारी होगी। उसके अलावा 9, 10th में आपका सोशल साइंस का होगा, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आज का क्लास, कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो जैसा होगा आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।